हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की डेली लीगल न्यूज़ के इस नए एपिसोड की। तो गाइस जो पहली खबर निकल के आ रही है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से निकल के आ रही है। और गाइस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के एक सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बहुत ज्यादा लताड़ दिया है। अब क्यों लताड़ दिया है? तो लताड़ इसलिए दिया है क्योंकि ये जो सीजेएम साहब थे उन्होंने अपनी अथॉरिटी, उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कुछ पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ फर्जी एफआईआर फाइल कर दी थी। अब यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना है कि अपने पोस्ट, अपने पद का इन्होंने गलत इस्तेमाल करके, पर्सनल कैपेसिटी में इस्तेमाल करके इन्होंने अपनी गद्दी, कुर्सी और डिग्निटी को नीलाम कर दिया है खुद से ही, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और गाइज मैं आपको बता दूं, एज अ जज आपके शोल्डर बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होने चाहिए कि मतलब अगर एक जज को कोई बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है तो उनके शोल्डर इतने ब्रॉड हो कि वो उसके ऊपर रिएक्ट ना करे, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर बार कंटेम्प्ट की नोटिस नहीं देती है। और ठीक इसी तरह एक जज को बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए, उसको अपने पद का इस्तेमाल करके अपने लिए फायदा नहीं ढूंढना चाहिए। अब बेसिकली इस केस में यही होता है कि ये जो जज साहब होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पब्लिक ऑफिशियल से कुछ अपना काम करवाना चाहते थे, पर्सनल काम, लेकिन जब इन ऑफिशियल्स ने इनकी बात नहीं सुनी तो इन्होंने फर्जी केस करने की सोची इनके ऊपर। अब यहाँ पे जो सीजेएम की बात हो रही है, सीजेएम का नाम है भगवान दास गुप्ता, जिन्होंने बिल्कुल भी भगवान वाला काम नहीं किया है। और इन्होंने एक फर्जी कंप्लेंट फाइल करते हुए काफी सारे फर्जी चार्जेस लगाए, जैसे फ्रॉड, चीटिंग, एक्सटॉर्शन के चार्जेस लगाए इन ऑफिशियल्स के ऊपर। और अपने फाइनेंशियल और पर्सनल फायदे के लिए इन्होंने अपनी गद्दी, रेपुटेशन सब बेच खाई। तो यहाँ पे गाइस इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना यह था कि जज का मतलब जज बनना है अगर आपको, तो आप मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो तो आप जज बनने के लायक नहीं हो। अब चलिए डिटेल में जानते हैं इस केस में हुआ क्या था। तो देखिए, जो सीजेएम होते हैं भगवान दास गुप्ता, ये 2009 में, पहले तो ये बैंडा के ये सीजेएम है, तो 2009 में ये लखनऊ में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग परचेज करते हैं। अब 2013 में इनको बाद में चल के पता चलता है कि मतलब जब इनको नया बिजली का कनेक्शन अपने नाम पे लेना था, तब इनको पता चलता है कि उस घर में 1,66,000 के अराउंड, मतलब 1.5 लाख के ऊपर वहाँ पे बिजली का बिल पेंडिंग था। तो इसको देख के इनके मतलब जमीन हिल गई। फिर ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को रीच आउट करते हैं कि भैया बिजली बिल का माफ कर लो, अपने लेवल पे देख लो। डिपार्टमेंट वाले नहीं मानते हैं क्योंकि भाई अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको कैसे गायब कर दे। अगर आपको नया कनेक्शन लेना है तो ये जो पुराना वाला ड्यू है उसको आप क्लियर आउट कर दीजिए, नया कनेक्शन अपने नाम पे ले लीजिए। तो इस पे यहाँ पे जज साहब का ईगो हर्ट हो जाता है और जज साहब के हिसाब से इन्होंने मेरी बात कैसे काट दी, अब तो इनकी ऐसी की तैसी। तो जज साहब क्या करते हैं, केस फाइल कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगाते हैं, चीटिंग, फ्रॉड और एक्सटॉर्शन एक्सेट्रा, ये सारे चार्जेस लगा के इस केस में अक्यूज बनाते हैं इस घर के जो प्रीवियस ओनर थी, मालकिन थी, उनके जो पति देव थे, हस्बैंड थे, उनको, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इनके जो ऑफिशियल्स थे जिनसे इनकी बात हुई थी, उनको भी इसमें फांसे में लपेट लिया। अब यहाँ पे गाइस जो पब्लिक ऑफिशियल्स, ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हैं, उनका तो कहना है भैया हमने क्या गलती कर दी, हम तो बस मात्र अपना काम ही कर रहे थे, जो पेमेंट ड्यू का बाकी था वही हम मांग रहे थे, इनको पता नहीं कौन सी बुरी बात लग गई। तो जब ट्रायल कोर्ट में यहाँ पे बात जाती है, तब ट्रायल कोर्ट देखती है कि यहाँ पे कोई सब्सटेंटिव केस बन नहीं रहा है, तो इस केस को वहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। अब जज साहब, उनको तो लॉ की जानकारी है ना, तो उनको दूसरी रेमेडी दिखी, वो चले गए कंज्यूमर फोरम। वहां पे भी इनको भी राहत नहीं मिलती है। फिर ये क्या करते हैं कि खुद से ही अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एफआईआर लॉन्च कर देते हैं अगेंस्ट दीज पब्लिक ऑफिशियल्स। अब यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जो इस केस में थे, जिन्होंने एफआईआर लिखी थी, बाद में पता चला कि उनसे भी जाके पर्सनल कैपेसिटी में जाके बात किया कि एफआईआर लिख लीजिए, ये सब चीजें बाद में सामने आई। फिर ये जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, ये हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं केस को क्वाश करवाने के लिए कि भैया हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, पुराने ड्यूज की पेमेंट करो, नया कनेक्शन ले जाओ, बाकी हमको कोई दिक्कत है नहीं। तब हाई कोर्ट ने यहाँ पे देखा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखा कि यहाँ पे अपने सीजीएम पद होने का इन्होंने कितना ज्यादा गलत फायदा उठाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे गाइस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक छोटी सी गाइडलाइन भी दी, और वो ये है कि अगर किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर एफआईआर करवानी है तो उनको वहाँ के अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज को पहले इन्फॉर्म करना होगा। और जब ये जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं अपनी एसेंट दे देते हैं, कंसेंट दे देते हैं, तब यहाँ पे एफआईआर लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि अगर केस बहुत ही ज्यादा सीरियस वाला है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट जज को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है उनके कंसेंट के लिए। तो यहाँ पे गाइस इस केस में कुल मिला के बहुत ही आराम से दिख रहा था कि फर्जी केस बनाया गया है, फर्जी एलिगेशन लगाया गया है। हाईकोर्ट ने ये तक कह दिया कि अगर आप इतने ज्यादा इच्छुक हो कि ये जो ऑफिशियल्स हैं उनको आप घुटने टिकाना चाहते हो, तो आप एक काम करो कि आप जब तक सीजेएम की कुर्सी पर बैठे रहोगे तब तक ये आपके ऊपर शोभा नहीं देगा, आप वहां से इस्तीफा दे दीजिए, एक ऑर्डिनरी लिटिगेंट बन के
पूरा केस लड़िए, केस जीतिए और घुटने पे टिका दीजिए। ये सब फर्जीवाड़ा सीजीएम की कुर्सी पे शोभा नहीं देता है। तो गाइस ये थी पहली न्यूज़। आपका इसके ऊपर क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद गाइस जो दूसरी खबर निकल के आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट से निकल के आ रही है। और दिल्ली हाईकोर्ट में एक सवाल निकल के आता है कि क्या अगर कोई व्यक्ति फॉरेन में जाके लॉ की डिग्री लेके आता है और इंडिया में आके वो अपने आप को एनरोल करने मतलब एज एन एडवोकेट एनरोल करना चाहता है, तो क्या उस डिग्री को जो हमारे यहाँ यूजी डिग्री बीएलएलबी की मिलती है, लॉ की डिग्री की मिलती है, क्या हम उन दोनों को बराबर पे रख सकते हैं कि नहीं। अब गाइस यहाँ पे केस कुछ ऐसा होता है कि जो पिटिशनर दिल्ली हाईकोर्ट में आते हैं वो बेसिकली फॉरेन में यूनाइटेड किंगडम जाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्ड शायद ऐसे करके कुछ नाम है, वहां से लॉ की डिग्री करते हैं। अब ये वापस लौट के आते हैं इंडिया को। इंडिया में ये अपने आप को मतलब एडवोकेट बनाना चाहते थे, तब ये रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं। रजिस्ट्रेशन करते वक्त इनको बताया जाता है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, एनरोलमेंट करवाना है एज एन एडवोकेट, तो आपको एक 2 साल का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा फ्रॉम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि सिचुएटेड है गोवा में। अब इससे ये बिल्कुल ही हिल जाते हैं कि भाई बाहर जाके इतना पैसा खर्च करके डिग्री लेके आया हूँ, इंडिया में आया हूँ, अब एडवोकेट बनना चाह रहा हूँ, फिर मुझे 2 साल का कोर्स करने को कह रहे हैं और उसमें भी पैसा लगेगा। अब ये पिटीशन में यही चीज कहते हैं कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते फिर से 2 साल का वो ब्रिज कोर्स करने के लिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये कहना है कि आप अगर 2 साल का कोर्स नहीं करना चाहते तो आपको 5 साल का बीएलएलबी वाला कोर्स करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ही हिल से गए हैं ये। अब ये चीज सीख कर रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट बीच में आके इंटरफेयर करके दोनों डिग्री को बराबर पे रख दे तो इनका फायदा हो जाएगा, इनका एनरोलमेंट हो जाएगा। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि भैया ये एक एकेडमिक मैटर है, इसके लिए एक एकेडमिक बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि ये सब मैटर देखेगी, हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे। तो सीधा सीधा दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया है कि अगर आपको कोई दिक्कत है आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाइए, ये एक एकेडमिक मैटर है, इसमें हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले। तो गाइज ये न्यूज़ है। इसके बाद गाइज जो न्यूज़ निकल के आ रही है, हालांकि वो एक लीगल न्यूज़ नहीं है बट स्टिल ये इतना बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट हो गया है गाइज कल कि इसको डिस्कस करना तो बनता था। हालांकि लीगल फील्ड में ये इसका कोई इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है बट देश दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। अब देखिए खबर ये है कि गुजरात में राजकोट नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक गेमिंग जोन था। 2 स्टोरी बिल्डिंग थी, 2 माले थे उसमें। वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे लग जाती है आग। आग लगने से गाइस इतनी भीषण आग लगी कि उससे कम 27 लोगों की मौत हो गई है। इतना ज्यादा जल गए हैं कि उनकी बॉडी भी पहचान में नहीं आ रही है। अब पहचान कैसे होगी, पहचान तो भाई अब डीएनए टेस्ट से होगी। तो इतना बड़ा इवेंट वहां पे हो गया है। अब गुजरात में मैं आपको बता दूं पिछले कुछ समय से गुजरात की किस्मत कुछ ठीक नहीं चल रही है। आप मोरबी ब्रिज कोलैप्स देख लो, आप पालनपुर ब्रिज कोलैप्स देख लो, अभी वडोदरा में वो बोट कैप्साइज हुआ था, वो भी एक इंसिडेंट बड़ा सा हो गया था और अब ये हो गया है। अब गाइस यहाँ पे और भी बहुत जो चौंकाने वाली बात ये है कि जो जगह थी जहाँ पे ये आग लगी है वो एक गेमिंग जोन था। तो जहाँ पे गेमिंग जोन आ गया, आप ये चीज प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे बच्चों का नंबर ज्यादा रहा होगा। तो काफी ज्यादा बच्चे भी मरे हैं इसमें, जो कि बेचारे खेलने गए थे और उनका अंतिम दिन हो गया। अब गाइस यहाँ पे एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ था और वो ये था कि मेयर साहब का कहना है कि ये जो बिल्डिंग थी, गेमिंग जोन थी, उसको फायर डिपार्टमेंट की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था, एनओसी भी नहीं मिला था। तो पता नहीं है कैसे ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो हमारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं ये उनके मतलब एफिशिएंसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाता है कि इतने बड़े ये नेग्लिजेंट वर्क कैसे कर सकते हैं। अब गाइस इतनी सारी मौतें हो गई हैं, इनके लिए तो सरकार कॉम्पनसेशन दे देती है, लेकिन आप भी जानते हो हम भी जानते हैं कि एक जान की कीमत कुछ नहीं होती है। तो यहाँ के जो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने जो कि मतलब जो लोग मर गए हैं जल के, उनके लिए 4 लाख का कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है और जो इंजर्ड हुए हैं उनके लिए 50,000 रुपए। इस इंसिडेंट से पूरा नेशन दहल गया है। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया है, प्रेसिडेंट मुर्मू जी का भी ट्वीट आया है। एंड ऑफ कोर्स गुजरात में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके अंडर ये तीसरा या चौथा बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, जैसे मैंने आपको गिनाया मोरबी के बाद। तो यहाँ पे आप बड़े आराम से कह सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल टसल स्टार्ट होने वाला, और वो चीज स्टार्ट भी हो गई है। अपोजिशन पार्टी अटैक कर दी है बीजेपी के ऊपर, कह रही है बीजेपी के पास 156 सीट्स हैं गुजरात असेंबली में, इतना होते हुए भी इनकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है, इतना ज्यादा नेग्लिजेंस हो रहा है। और कैसे ये जो 2 माले की गेमिंग जोन थी वहां पे बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट ये मतलब ये बिजनेस कैसे वर्क कर रहा था वहां पे। हालांकि इस केस में कोई सोलंकी नाम के व्यक्ति हैं जिनको ओनर माना जा रहा था इस बिल्डिंग का, उनको अरेस्ट कर लिया है। नितिन जैन करके एक आदमी है जो कि मैनेजर थे शायद वहां के, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। एक प्रकाश जैन नाम का व्यक्ति है, वो भी उस समय इंसिडेंट में वहां पे मौजूद था, वो इस समय गायब है, वो अभी पकड़ा नहीं गया है। अब जो आई विटनेसेस हैं उस जगह के, उनका कहना था कि जब वो लोग वहां पे गए थे फायर
स्टार्ट होने से पहले, तब वहाँ पे 70 से 80 लोग थे पूरी बिल्डिंग में, जिसमें काफी सारे बच्चे भी थे। ग्राउंड फ्लोर पे वेल्डिंग का भी काम हो रहा था, काफी सारी एसीज भी लगी थी। तो ऐसा मतलब उनका कहना है कि ऐसा हो सकता है कि इतने सारी एसी का लोड उनका जो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट सिस्टम था वो नहीं उठा पाया और शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट से इतनी बड़ी आग लग गई, फर्स्ट फ्लोर पे लगी थी और धीरे धीरे ये पूरी बिल्डिंग में फैल गई। काफी सारे लोग इसमें झुलस गए। अब गाइस इस केस में 5 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन कर दिया गया है, ताकि पता चले कि यहाँ पे कॉज ऑफ दिस इंसिडेंट क्या है। और माफ करिएगा, ये जो फायर है वो फर्स्ट फ्लोर से नहीं, ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हुआ था। और अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एज ऑफ नाउ भूपेंद्र पटेल वहाँ मुआयना करने पहुंच गए उस साइट का और अपने कॉन्डोलेंसेस दे ही रहे हैं। प्लस जो स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि एम्स राजकोट में 30 बेड्स का इंतजाम कर दिया गया है इन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए। बाकी गाइज अभी तो यही मेन इवेंट्स हैं इस न्यूज़ में। इसके ऊपर और क्या अपडेट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा, या तो अगली वीडियो में या फिर कोई शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप नए हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर आपका सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी फिर से कह रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस आपको रोज मिलती रहेंगी। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद।